हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुशाला एजुकेशन। आज हम ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, म्यूटेशन थ्योरी। व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशन? हमने पढ़ा है ना इसके पहले भी, रेप्लिकेशन, डीएनए में म्यूटेशन देखा हुआ है। क्या होता है म्यूटेशन में? सडन चेंजेस होता है, जिसके कारण क्या होता है? चेंजेस आने के कारण इवोल्यूशन के रिस्पॉन्स। हमें क्या देखना है, मेन चीज कि इवोल्यूशन किस किस तरीके से हुआ। तो उसका एक पार्ट ये भी है कि म्यूटेशन के कारण भी है। तो किसने दिया था म्यूटेशन थ्योरी? ह्यूगो डी व्राइस ने। ह्यूगो डी व्राइस in 1901। देखो, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेंडेलियन का जो एक्सपेरिमेंट रहा वो 1900 में पूरा तरीके से कंफर्म हुआ। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा वो साइंटिस्ट को जब समझ में आया तो फिर उसके बाद म्यूटेशन थ्योरी आई थी। ठीक है, कि मेन जो कंट्रीब्यूशन रहा जेनेटिक्स में इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कैरेक्टर है, तो उसके लिए सबसे बड़ा किसको माना जाता है? मेंडेलियन को। ठीक है, तो सिंपल म्यूटेशन थ्योरी आई आफ्टर द मेंडेलियन थ्योरी के अप्रूवल के बाद में। ठीक है, चलो क्या बोलता है, क्या किया था इन्होंने? इवनिंग प्राइम रोज जो है, येलो कलर के जो फ्लावर्स रहते हैं, नाइट नाम है उसका, इवनिंग प्राइम रोज, उसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या है? एनोथेरा लैमर्गिना। ठीक है, प्लांट फ्लावर का नाम है, कौन सा साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो सिंपल एक बात है, प्रिमरोज पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, इवनिंग प्रिमरोज पे, इन्होंने क्या देखा था कि इनको 7 जनरेशन तक इन्होंने कंटिन्यूअसली, जैसे पता है ना मेंडेलियन ने पी प्लांट का फर्स्ट जनरेशन करवाया, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ऐसे कंटिन्यूअसली हाइब्रिड करवाते गए। तो इन्होंने भी 7 जनरेशन तक उस प्लांट को ऑब्जर्व किया। तो उन्हें क्या पता चला? आफ्टर द जनरेशन उन फ्लावर्स में एक चेंज आया, उनका कलर चेंज हो गया, हाइट चेंज हो गई प्लांट्स की। तो इन्होंने क्या बोला कि ये म्यूटेशन के कारण हुआ है। किसके कारण में हुआ है? म्यूटेशन। क्या बोला उन्होंने म्यूटेशन को? एक सडन और लार्ज वेरिएशन आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। मतलब सडन चेंज आ जाता है, मतलब प्लांट का, फ्लावर का कलर ही चेंज हो गया, सडन चेंज हुआ, पर बहुत ज्यादा वेरिएशन लेके आ जाता कि उसके पुराने जो फ्लावर्स है और अभी का जो फ्लावर्स है उसमें। और म्यूटेशन को इन्होंने क्या बोला कि ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर देता है। वो जो म्यूटेंट आया, जो म्यूटेंट वेराइटी आई प्लांट में, वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। और वही रिस्पॉन्सिबल किस लिए है? इवोल्यूशन के लिए। किसने बोला? ह्यूगो डी व्राइस ने, म्यूटेशन थ्योरी। उसके फीचर्स क्या थे? पहला, इवोल्यूशन अक्यर बाय म्यूटेशन। इवोल्यूशन किसके कारण में आता है? म्यूटेशन के कारण। अगर कोई भी वेराइटी, फॉर एग्जांपल, हमने म्यूटेशन के लिए और कौन सा एग्जांपल ले सकते हो? इंडस्ट्रियल के कारण में जो ब्लैक मॉथ है, वो भी वन ऑफ द काइंड ऑफ म्यूटेशन के कारण में हुआ है। मतलब उन पे जो मेलानिन जो पिगमेंट है, उस पिगमेंट में थोड़ा सा चेंज आने को डार्कन कलर के हो जाते हैं मॉथ। ठीक है, तो ये भी एक वन काइंड ऑफ इवोल्यूशन है। मतलब उनका बोलना क्या है, अगर म्यूटेशन हो रहा है तो इवोल्यूशन होगा। मतलब पहले फ्लावर का कलर समझो अगर येलो है, तो आफ्टर सम टाइम उसका कलर थोड़ा सा फेंट येलो या डिफरेंट काइंड ऑफ कलर उस पे देखने को मिल रहा है, तो सडन इसमें चेंजेस आया। सेकेंड, म्यूटेशन और रैंडम इन डायरेक्शन। ये कैसा? रैंडम कभी भी हो सकता है, पर डायरेक्शनल, हार्मफुल भी हो सकता है और बेनिफिशियल भी हो सकता है। दोनों ऑप्शन है हमारे पास। वो हमारे लिए बेनिफिट भी दे सकता है और हार्म भी कर सकता है। क्लियर है? दोनों इफेक्ट हो सकते हैं उसके। म्यूटेशन आर हेरिटेबल, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में वो क्या होता है? इनहेरिटेड होता है, हेरिटेबल है। ठीक है। फोर्थ, म्यूटेशन प्रोड्यूस न्यू स्पीसीज। येलो, समझो फॉर एग्जांपल, मेरा एग्जांपल है कि पिंक कलर का फ्लावर, तो न्यू स्पीसीज को जनरेट करेगा ना। अब एक फ्लावर जनरेट हुआ, वो और ज्यादा क्या करेगा? फिर से क्या बोलते हैं? प्रोड्यूस करेगा प्लांट्स। तो एक अगर पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली उसकी ग्रोथ होते रही, तो एक ग्रोथ, अगर एक सेम स्पीसीज की अगर ग्रोथ हो जाती है, सेम अगर पॉपुलेशन डेवलप हो जाते, तो उसके स्पीसीज का नेम दे देते हैं। क्लियर है? तो म्यूटेशन से क्या हो सकता है? न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। फिर म्यूटेशन आर रॉ मटेरियल फॉर द इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या करता है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं कि हो सकता है, हाँ ये अभी म्यूटेंट आया ना, ये एक सिंपल अगर हम बात करें तो रॉ मटेरियल जिससे पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही क्या हो सकता है? इवॉल्व हो सकता है। जैसे कि हाँ,
जैसे कि एक फिश से अभी मैं कल शायद इवोल्यूशन देख रही थी, तो उसमें कैसा था, फिश से लेकर इवोल्यूशन ऑफ काव तक, काव का इवोल्यूशन कैसे हुआ, वो पूरा का पूरा जनरेशन, मतलब एक फिश से काव तक जाने की जो जर्नी है, तो एक तो कोई तो रॉ मटेरियल वो फिश का एक सेल रही होगी ना जिसमें म्यूटेशन आया, या फिर जिसके कारण वो काव में कंटिन्यूअसली, ये तो सडन नहीं हुआ होगा कि उसके लिए टाइम लगा होगा, ठीक है। तो सिंपल रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है म्यूटेशन न्यू स्पीसीज के जनरेशन के लिए, इवोल्यूशन के लिए। हार्मफुल म्यूटेशन में परसिस्ट और गेट एलिमिनेटेड, या तो रह सकते हैं हार्मफुल जो म्यूटेशन है वो परसिस्ट भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली नेचर क्या कर देगा, भाई हट जा, इंपॉर्टेंट नहीं है ना, हार्म कर रहा है नेचर को, हार्मफुल म्यूटेशन है जिससे कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको एलिमिनेट करो। म्यूटेशन आता है ह्यूमंस में, कैंसर वन ऑफ काइंड ऑफ म्यूटेशन के कारण भी होता है ना, हीमोफीली, बहुत सी कंडीशन है जिसमें फैक्टर वगैरह अफेक्ट कर जाते हैं। तो कुछ देखो, कैंसर हार्मफुल है, क्लियर है, पर परसिस्ट भी करता है, म्यूटेशन के कारण भी होता है। तो सिंपल ये बोलना है कि हार्मफुल म्यूटेशन या तो परसिस्ट करेगा या तो गेट एलिमिनेट कर देगा कौन, नेचर, कि अगर हार्म कर रहे हैं नेचर को, कोई मतलब है कि उस चीज का नहीं। तो ये क्या थे, म्यूटेशन थ्योरी के फीचर्स थे। सिंपल, म्यूटेशन हेरिटेबल है, इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहा है, दोनों रैंडम भी हो सकता है और डायरेक्शनल लेस है, मतलब कोई भी बेनिफिशियल भी है हार्मफुल भी है। ये किसने बोला, ह्यूजो ने, ठीक है। नेक्स्ट लिमिटेशंस क्या है, पहली लिमिटेशन, ह्यूजो राइसेस मिसअंडरस्टूड द प्रिमरोज, इट इज अ जेनेटिकल एब्नॉर्मलिटीज। इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनको क्या लगता था ये म्यूटेशन के कारण हुआ, बट ये म्यूटेशन नहीं था, ये किसके कारण हुआ, जेनेटिक एब्नॉर्मलिटी, जो जीन्स है, जेनेटिक में जो चेंज आया वो जेनेटिक की एब्नॉर्मलिटीज के कारण में हुआ, ना कि म्यूटेशन के कारण हुआ। तो इन्होंने किसने मिसअंडरस्टूड किया, ह्यूजो ने, ठीक है। रेट ऑफ म्यूटेशन इज वेरी स्लो एज कंपेयर टू रिक्वायरमेंट ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन कैसा होता है, बहुत स्लो प्रोसेस है, जितना रिक्वायरमेंट है इवोल्यूशन के लिए वो म्यूटेशन उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकता। म्यूटेशन धीरे धीरे होता है और इवोल्यूशन के लिए उतना स्लो प्रोसेस रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड, chromosomal aberration have little significance in evolution as they are quite unstable। क्या बोल रहे हैं, ट्राई कर। थर्ड पॉइंट, क्रोमोसोमल एबरेशन मतलब जेनेटिक जो क्रोमोसोम्स में जो प्रॉब्लम आती है वो लिटिल सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करती है, किसमें, इवोल्यूशन। बहुत बड़ा नहीं, स्मॉल चेंजेस है बहुत, तो जिसके कारण भी क्या होता है, जेनेटिक लाइक कैसे हो जाता है, जीन्स में प्रॉब्लम आ जाता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, पीएच मॉर्गन वगैरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखे थे, याद है। तो वन काइंड ऑफ उसमें हम बात कर सकते हैं कि क्रोमोसोमल एबरेशन आ जा रहा है, तो ठीक है, जीन्स में स्टोर जा रहे हैं, चेंज कर दे रहे पोजीशंस, तो उस कंडीशन में, ठीक है, तो ये कैसे होता है, अनस्टेबल होता है। कैसे होता है, जेनेटिक अनस्टेबल होता है, कुछ ना कुछ डिसीज तो मोस्टली कॉज करते ही है, क्लियर है। नेक्स्ट थ्योरी आती है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ये थ्योरी ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसमें, इवोल्यूशन में। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। उनमें से साइंटिस्ट के नेम, आर फिशर, जेबीएस हेल्डेन, टी डॉब्सनकी, जे हैक्सली, सिम्पसन, स्टेबिन्स, फिशर, क्या है, शेवॉलराइट, मेंडल, पीएच मॉर्गन। सिम्पसन एक ईयर है, मेंडल भी है, पीएच मॉर्गन है, हेल्डेन है, रिलेटेड लगता है पैटर्न। अच्छा, रिलेटेड लगता है, ठीक है। तो इतने सारे साइंटिस्ट का, और भी है, इतने सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा किसमें, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें मेन जो है हम बात करेंगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। जेनेटिक्स पढ़ लिया है, ठीक है। मेंडल का एक्सपेरिमेंट क्या था, मेंडेलियन पॉपुलेशन था, बात किए थे। मेंडल के 3 लॉ थे, कौन कौन से,
लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ही थे। हाँ तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ही 3 वो थे, ये बता रही हूँ मैं। उनकी लॉस को लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोला गया है। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। याद आ रहा है? मतलब हर जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली। सेकेंड, गैमीट सिग्रीगेट होते हैं और वही कैरेक्टर अपीयर होते हैं जो डोमिनेंट होते हैं। पता है ना, ये 3 लॉ थे, ठीक है ना। तो सेम यहाँ पे उसी की बात करेंगे। मैं जीन पूल पहले पढ़ा रही हूँ। ये 3 डेफिनेशन सबसे पहले देखो, ये इसमें आ सकती है और एग्जाम के हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? जीन पूल is the total and different allele present in the reproducing population at given time। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर में जितने भी एलील प्रेजेंट है, एलील को हम अनदर नाम क्या बोलते हैं? एलील मींस एक नाम बताया था उन्होंने, एक तो फैक्टर बोला था, जीन बोला था, तो फिर एलील बोला था, ठीक है ना, क्रोमोसोम्स पर, ठीक है। तो अगर हम सिंपल बोले, जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है अगर हम उसको पूरा साथ में लेते हैं, ओवरऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले, तो वो क्या है? जीन पूल है। तो सिंपल देखो, कलेक्शन ऑफ ऑल जेनेटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन में जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो क्या है? जीन पूल। तो डेफिनेशन क्या रहेगी? इज द टोटल एंड डिफरेंट एलील प्रेजेंट इन रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन। जो रिप्रोड्यूस कर रही है उस पॉपुलेशन में जितनी भी एलील प्रेजेंट है वो क्या है? जीन। क्लियर है? सेकंड, जीन फ्रीक्वेंसी is the portion of particular allele in the gene pool of population। एक हर एलील अलग अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, वही जीन फ्रीक्वेंसी है। सिंपल लैंग्वेज क्या बोल रहा है? is the portion of particular allele in the gene pool in the population। मतलब जीन पूल में जो एक पर्टिकुलर एलील की जो प्लेस है, पोर्शन है, उसी को क्या बोला जाता है? जीन फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? थर्ड, मेंडेलियन population is a group of interbreeding individual of the same species that share a common gene pool। genetic information same होगा, ठीक है, कॉमन है और रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और तीनों मेंडल के लॉ, सॉरी मेंडल के जो लॉ है, मेंडेलियन लॉ है, उसको फॉलो कर रहे हैं। उनको क्या बोला जाता है? मेंडेलियन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम तभी बोलते हैं जब इंटरब्रीडिंग है, मतलब सेम इंटरब्रीडिंग मतलब सेम स्पीसीज ही रिप्रोड्यूस कर सकती है, ये तो पता है ना। तो सेम स्पीसीज रिप्रोड्यूस कर रही है और मेंडल के लॉ को फॉलो कर रही है। तो एक पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस कर रही है तो स्पीसीज बनाएगा बहुत सारा, तो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करेगा और उस पॉपुलेशन को हम क्या बोलते हैं? मेंडेलियन पॉपुलेशन। मेंडेलियन क्यों? क्योंकि मेंडल्स के लॉ को फॉलो करते हैं। क्लियर है? डन। ये 3 डेफिनेशन, मेंडेलियन पॉपुलेशन, जीन पूल एंड जीन फ्रीक्वेंसी, एग्जाम में आया है, जीन पूल आया है, ठीक है, डिफाइन ऐसे। नेक्स्ट, अब मेन जो थी, ये जो थ्योरी थी, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, इसने 5 मेन फैक्टर्स दिए। कितने फैक्टर? 5। पर ये 5 को 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया गया। 5 फैक्टर थे पर उनको 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया। पहला जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन इतनी सारी चीजों के लिए आता है, पर इनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है, जीन म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन ड्रिफ्ट एंड जीन फ्लो, ये 4। और अगर हम 5 अगर फैक्टर की बात करें तो 5 फैक्टर कौन कौन से हैं? जीन म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट, उसके बाद नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। पर इनको पूरा डिवाइड किया किस तरीके से? 3 मेन कंसेप्ट। पहला तो जेनेटिक वेरिएशंस, इन 5 चीजों से आएगा, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। इनको मैं एक डिस्कस करना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं अभी डिटेल में जीन वेरिएशन। सबसे पहला टॉपिक हमने 3 मेन कंसेप्ट में डिवाइड किया, जीन वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन एंड आइसोलेशन। तो पहला कंसेप्ट जीन वेरिएशन। जीन वेरिएशन क्या होगा? चेंज इन जीन एंड जीन फ्रीक्वेंसी। या तो जीन में चेंज हो जाए या जीन की फ्रीक्वेंसीज में चेंज हो जाए, इधर उधर सेगमेंट्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जीन में अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? जीन वेरिएशन बोलेंगे। मतलब सिंपल, कोई भी एक जीन इधर से उधर हो जाए
तो पूरा कैरेक्टर डिफरेंट हो जाएगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, और वो क्या कॉज करेगा, वेरिएशन कॉज करेगा, तो उसे क्या बोलेंगे, जीन वेरिएशन। सेकेंड, पहला टॉपिक आता है उसका जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब चेंज। चेंज कैसा होता है, सडन और परमानेंट। चेंज कैसा होगा, सडन और परमानेंट। सडन एंड परमानेंट हेरिटेबल चेंज मतलब कैसा होगा, अचानक हो रहा है पर परमानेंट हो रहा है पर हेरिटेबल है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफर भी हो रहा है। क्लियर है? ऐसे इसको चेंजेस को क्या बोलोगे, जीन। अब किसके थ्रू हो सकता है म्यूटेशन अक्योरिंग जीन, या तो मॉर्फोलॉजी में चेंज हो जाए क्रोमोसोम की, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ जाए, पता है ना, ट्राइसोमी वगैरह, या तो कम हो जाए, दोनों ऑप्शन है। ठीक है, अब सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलोगे, पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन। क्या बोला जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन। क्लियर है? ये क्या चेंज करता है, फिनोटाइप चेंज करता है, मतलब अपीयरेंस। फिनोटाइपिक चेंज कर रहा है मतलब अपीयरेंस में चेंज कर रहा है, और जिसके कारण में क्या आएगा, वेरिएशन। क्लियर है? ये जितने भी सब में जेनेटिक वेरिएशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आने ही है। ठीक है, या तो जीन म्यूटेशन के कारण में आ जाए, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज हो जाए, या फिर मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए क्रोमोसोम्स की, तो उसके कारण जो चेंजेस आएंगे वो क्या है, जीन म्यूटेशन। और सिंगल जीन में अगर चेंज आ रहा है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन या फिर जीन म्यूटेशन बोलेंगे। क्लियर है? सेकेंड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ है, ड्रोसोफिला मेलानोग्लास्टर वाला, याद है? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेंट हुआ था, नए टाइप के जीन्स फॉर्मेशन हुआ था, तो उससे भी तो वेरिएशन आए थे। पहले रेड आई, याद आ रहा है, विंग्स वाला, ठीक है, लॉन्ग विंग वाला, तो सिंपल। तो जब इनके क्रॉसिंग ओवर हुआ, क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग हुआ, रिकॉम्बिनेंट हुआ एक कैरेक्टर, तो जिसके वजह से जो वेरिएशन है वाइल्ड टाइप, याद आ रहा है ना, वाइल्ड टाइप, ठीक है, तो जिसके कारण नए रिकॉम्बिनेंट फॉर्म हुए थे, जो पेरेंट था उससे नए नए कॉम्बिनेशंस फॉर्म हुए थे, तो रिकॉम्बिनेंट हुआ मतलब वेरिएशंस तो आए ना। अब वो वेरिएशन और किसी के साथ में अगर क्या बोलते फिर से क्या बोलते हैं रिप्रोड्यूस करेंगे, तो और जनरेशन टू जनरेशन चेंजेस आएंगे। क्लियर हो रहा है? तो क्या था, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन किसमें होता है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें होगा, क्योंकि क्रॉसिंग और उसी में फॉर्मेशन है, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन के ड्यूरिंग भी हो सकता है। पहला तो एक क्रॉसिंग ओवर से होगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, याद आ रहा है? सेकंड, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना कैरेक्टर को जो एक्सप्रेस करता है, पता है ना, जो कैरेक्टर में जो गैमेट्स है उसको वो एक्सप्रेस करता है इंडिपेंडेंटली, तो उसके कारण भी चेंजेस आ सकते हैं। थर्ड, रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, कोई भी अदर गैमेट्स का अगर फ्यूजन हो जाए, मेटिंग अदर देन ऑर्गेनिज्म से हो जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के कारण भी क्या आ सकते हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स का फॉर्मेशन हो सकता है। वही क्या कॉज करेंगे, वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशंस। क्लियर है? डन। नेक्स्ट, जीन फ्लो। माइग्रेशन, फ्लो ही क्या समझ में आ रहा है, ट्रांसफर होना, फ्लो होना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मूवमेंट ऑफ जीन इनटू और आउट ऑफ अ पॉपुलेशन, या तो इमिग्रेशन होना या तो इमाइग्रेशन होना, ठीक है। इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन होता है। तो जीन का अगर इमिग्रेशन हो रहा है या फिर इमाइग्रेशन हो रहा है सेम पॉपुलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, जीन फ्लो। मतलब फ्लो ऑफ जीन्स हो रहा है ना, या तो जा रहे किसी में उसमें बढ़ रहा है तो एक वेरिएशंस लेके आ रहा है, या तो आ रहा है उसके अंदर में तो भी चेंजेस आ रहे हैं, और सेम पॉपुलेशंस के बीच में हो सकता है। और मोस्टली देखा जाए तो जीन फ्लो के कारण में बहुत सारे चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं, पर किस में चेंज आएगा, जीन में। फ्लो किसका हो रहा है, क्योंकि जीन्स का। क्लियर है? नेक्स्ट, जीन ड्रिफ्ट। चलो एक सबसे अच्छे एग्जांपल से पूरा ये टॉपिक समझ जाओ। पता है नेचुरल डिजास्टर के कारण में एक पूरी की पूरी प्रजाति का खत्म हो जाना, लाइक डायनासोर। मुझे लगा था वही आएगा, अब देखो वो क्यों ऐसा लगता है पर हाँ, वो नहीं है कि क्या नाम उसका, मैमथ, बड़ा मौत।
ठीक है, तो किसके कारण? नेचुरल डिजास्टर, ऐसा एस्टेरॉइड बोलते हैं गिरा पूरा का पूरे जीन ही खत्म, उसके लॉस ऑफ जीन डिजास्टर के कारण। तो दो ऑप्शन क्या हो रहा है? रैंडम फ्लक्चुएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज, पर ज्यादातर किसमें होगा? एक स्मॉलर पॉपुलेशन में। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखा जाएगा? स्मॉलर पॉपुलेशंस में होगा, जो छोटी पॉपुलेशन है उसमें देखने को मिलेगा। किसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है? जीन फ्रीक्वेंसीज में। जैसे कि दो स्पेशल टाइप, एक तो फाउंडर इफेक्ट, स्मॉल ग्रुप फॉर्म न्यू पॉपुलेशन, एक छोटा सा ग्रुप न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन कर रहा है विद लिमिटेड जेनेटिक वेरिएशन, ज्यादा वेरिएशंस नहीं है पर फॉर्मेशन किया, पर डिफरेंट टाइप के। छोटा सा पॉपुलेशन था, छोटा सा स्पीसीज था, छोटा एक पॉपुलेशन था, उनके बीच में छोटे छोटे चेंजेस आए और एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, एक न्यू पॉपुलेशन का फॉर्मेशन हुआ। सेकेंड, बॉटलनेक इफेक्ट, लार्ज पॉपुलेशन सडनली रिड्यूस्ड बाय डिजास्टर, लॉस ऑफ जीन, जैसे कि मैमथ की बात किया हमने, या फिर डायनासोर्स की बात की। नेचुरल डिजास्टर, फ्लड वगैरह आती है तो भी होता है, कोई एक प्रजाति खत्म हो जाती है, वहां पे है ही नहीं तो चली गई ना, लॉस ऑफ जीन हुआ, तो ये क्या है? जीन ड्रिफ्ट। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द किसके कारण होगा? डिजास्टर्स के कारण। और चेंजेस किस में आएंगे? किसी स्मॉल पॉपुलेशन में। मोस्ट ऑफ द स्मॉल पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं और थोड़ी वायबिलिटी आ रही है, थोड़ी वेरिएबिलिटी आ रही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है, उसको क्या बोलोगे? जीन ड्रिफ्ट। नेक्स्ट, क्रोमोसोमल एबेरेशन, पढ़ाई इसके पहले क्रोमोसोमल, याद है म्यूटेशन हमने जीन में देखा था, क्या चेंज होगा? पहली चीज क्या होगा? चेंज इन क्रोमोसोमल नंबर, या तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाए, या उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हो जाए, या उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए। किसका? जीन का। डीएनए में जीन है, ठीक है, जीन का अरेंजमेंट हमें पता है ना, क्या पता है? सेंट्रल डोग्मा है ना, सेंट्रल डोग्मा सुना है, और हमने जीन का अरेंजमेंट, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन देखा है ना। तो एक पर्टिकुलर कोड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करता है, ये तो पता है ना। तो अगर कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर वहां से हट जाए, कोड चेंज होगा, मतलब डिलीशन, म्यूटेशन आएगा। क्लियर है? तो पहला डिलीशन। मेरा बोलने का मतलब ये है, AGUC, यू तो नहीं, ठीक है, ठीक है। अब G हट गया, पहले ये समझो ग्लाइसिन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये हट गया, तो नई कोड कौन सी आ जाएगी? AUC। ये हो सकता है वैलिन को दे दें। क्लियर है? तो सीधा अरेंजमेंट चेंज, डिलीशन हुआ, पूरा म्यूटेशन, जो प्रोटीन बनना था उससे अलग प्रोटीन। क्लियर हुआ पहला। सेकेंड, डुप्लीकेट हो जाए, जैसे ये A था, A के बाद हमने CU ले लिया है, तो ये A फिर से कॉपी ले ले, तो AUU हो जाएगा, तो इसके कारण भी तो चेंजेस आएगा। क्लियर है? डुप्लीकेट हुआ, तो डुप्लीकेशन के कारण भी तो हम तीन ही कोड को रिस्पॉन्सिबल करेंगे ना, जीन में तो चेंज आ रहा है ना। नेक्स्ट, इन्वर्जन, ये सिगमेंट है, ये यहां से इतनी सिगमेंट है, ये सिगमेंट कट हो गई, और कट तो हुई और कनेक्ट कैसी हो गई? यूए, उल्टी रोटेट हो गई, उल्टी वहां पे जाके अटैच हो गई, तो भी तो कोड चेंज हो जाएगा। इन्वर्शन हुआ, मतलब जो कोड था कट हुआ, कट होके उल्टी डायरेक्शन में लग गया, जैसे लगना था वैसे नहीं, अपोजिट हो गया, तो अपोजिट होगा तो क्या हो जाएगा? इन्वर्शन, चेंजेस आएंगे। ट्रांसलोकेशन, उठ के दूसरे सेगमेंट में या दूसरे क्रोमोसोम्स में चले जाए, ये कोडिंग थी, ये था ये सेकंड टर्म, यहां से उठ के यहां पे आ जाए। क्लियर हो रहा है? तो भी तो चेंजेस आएंगे। मींस अगर हम बात करें क्रोमोसोमल एबेरेशन की, तो पहला डिलीशन होगा, डिलीट होगा तो भी म्यूटेशन आएगा, मतलब वेरिएशंस आएंगे। डुप्लीकेशन होगा तो भी वेरिएशंस आएंगे, इन्वर्जन होगा तो भी वेरिएशंस आएंगे, और ट्रांसलोकेट होगा अगर जीन तो भी वेरिएशंस आएंगे। क्लियर है क्या? पक्का? तो ये पूरा का पूरा क्या रिस्पॉन्सिबल है? जेनेटिक वेरिएशंस के लिए जो, और यही चीज क्या लेके आता है? इवोल्यूशन। स्मॉल स्मॉल थोड़ा थोड़ा चेंज है, बट क्या होगा? फर्दर जीन में चेंज हो रहा है, जेनेटिक्स में चेंज हो रहा है, तो वेरिएशन लेकर आएगा। क्लियर है? डन। और साथ में इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन।
देखो इसके भी नेचुरल सिलेक्शन दिया था, पता है क्या है नेचुरल सिलेक्शन? किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। क्या बोला था चार्ल्स डार्विन ने? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को एनवायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से अपने बॉडी में चेंजेस लाएगा, जेनेटिक वेरिएशंस लाएगा, वो क्या करेगा? सर्वाइवल करेगा। फिटेस्ट रहेगा, वो सर्वाइव करेगा। क्लियर है? मीन्स नेचर सिलेक्ट करती है पर्सन को कि भाई इसको जिंदा रखना है कि नहीं रखना है। एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है तो नेचर डिसाइडेड टू कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करेगा कंटिन्यूअसली, उसका जो जनरेशन है वो ऑफस्प्रिंग बने रहेगा या नहीं। क्लियर हो रहा है? सिंपल। क्या लिखा है? फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी है चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, क्या बोला है? The process by which better adapted organism grow and produce more number of offspring in the population. Means for example हमने last time example लिया था रेड बग ग्रीन बग का। पहले रेड बग की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ठीक है? फिर आफ्टर सम टाइम जैसे ग्रीन बग ये लोग कहाँ पे? पेड़ों पे रहने लगे, पत्तियों पे, ठीक है? ग्रीन प्लांट होता है सिंपल। तो रेड बग की पॉपुलेशन क्या होने लगी? प्रेडेटर सीधे इजीली उसको विजिबल कर देख पा रहा था, पर ग्रीन बग को देखना पॉसिबल नहीं था। तो रेड बग क्या हो गया? कम होने लगे उनका पॉपुलेशन, और ग्रीन बग का पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। क्लियर हो रहा है? तो सेम एक एग्जांपल आता है नेचुरल सिलेक्शन, मतलब उसने नेचर ने सिलेक्ट किया ना कि कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है। तो ही तो बोला है जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अडेप्टेड एनवायरनमेंट में ग्रो कर लिया, चेंजिंग एनवायरनमेंट में ग्रो कर लिया, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? सरवाइव करेगा। क्लियर हो रहा है? देखो उसके लिए एग्जांपल देते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। इंडस्ट्रियल हमने ये देखिए बग का एग्जांपल से समझा तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी समझ जाएगा। क्या लिखा है किसके बारे में? ग्रे व्हाइट विंग मॉथ। वो जो मॉथ रहते पेड़ों पे रहते स्पेशली, और उनका जो है ना ऐसे पहले जो मॉथ थे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था व्हाइट विंग मॉथ का, जिसको बोलते हैं विस्टन बेटलेरिया, ठीक है? और एक थी जिनका ब्लैक कलर का क्या था? विंग्स थे। क्या नाम है? ब्लैक विंग मॉथ, विस्टन कार्बोनेरिया, ठीक है? तो सिंपल एक बात आती है, जो ग्रे और व्हाइट विंग वाले जो थे पहले सरवाइव कैसे करते थे समझो। ब्रिटेन की बात है, हम ब्रिटेन से बात कर रहे हैं, ठीक है? ब्रिटेन की थ्योरी और इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की बात करते हैं कि क्या हुआ आफ्टर कुछ टाइम के बाद। ऐसे पहले नेचर बहुत प्योर था, तो हमें पता है कि प्लांट के बार्क पे, रॉक्स पे मोस्टली लीचेन प्रेजेंट होती थी। और लीचेन की कैपेसिटी, लीचेन की खासियत क्या है कि वो सिर्फ जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ क्लीन एयर है वहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। अभी भी हम बोलते हैं ना लीचेन अगर प्रेजेंट है मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत प्योर है। क्लियर हो रहा है? तो लीचेन पेड़ों पे रहती थी, तो लीचेन के ऊपर में ये व्हाइट विंग वाले जो मॉथ वो लाई करते थे। लीचेन भी व्हाइटिश कलर, ये भी व्हाइटिश कलर, तो प्रीडेटर को ये दिखते थे क्या? नहीं। तो इनका पॉपुलेशन अच्छे से बना था। ब्लैक वाले का जो पॉपुलेशन था वो कैसे था? कम था। आफ्टर द सम टाइम जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ ब्रिटेन में, अब सीधी सी बात है इंडस्ट्री आ रही है तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ा होगा। तो पॉल्यूशन बढ़ा तो सिंपल लीचेन सर्वाइव करेगी क्या? नहीं, लीचेन तो वहां से हट गई। अब कॉर्क जो अगर हम बात करें, बार्क की बात करें किसके? पेड़ों के, तो पेड़ों के ब्लॉक बार्क में क्या हो जाएगा? सिंपल ब्लैक कलर के हैं, तो ज्यादा व्हाइट वाली अगर मॉथ जाके बैठे और ब्लैक वाली मॉथ जाके बैठे तो विजिबल कौन रहेगी? व्हाइट। तो किसका पॉपुलेशन कम हुआ? व्हाइट का। एनवायरनमेंट ने चेंज किया, मतलब पहले प्योर था, अभी क्या हुआ? पॉल्यूटेड हो गया इंडस्ट्री के कारण। इंडस्ट्री मेलानिज्म हो तो ठीक है, इंडस्ट्री के कारण भी चेंज हुआ तो पॉपुलेशन किसका कम होना स्टार्ट हुआ? व्हाइट वाले का, और ब्लैक वाले का इंक्रीज हो गया। तो यही चीज क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। एंड चेंजिंग एनवायरनमेंट में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर लेता है वो सरवाइव करता है। क्लियर है? पक्का? नेचर ने भी ब्लैक मॉथ को अडेप्ट किया, सिलेक्ट किया ना, तो वही है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। मतलब चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ बॉडी को चेंज करना इंपॉर्टेंट है। इनका बोलना सिंपल कि जो नेचर के साथ में नेचर को अडेप्ट करके चलेगा वही सर्वाइव करेगा।
क्लियर है क्या पहला पॉइंट नेचुरल सिलेक्शन। सेकेंड क्या है आइसोलेशन। आइसोलेट हम नॉर्मली आइसोलेट वर्ड यूज करते हैं। आइसोलेट क्या होता है सेपरेट करना, ठीक है, आइसोलेट करना, डिफरेंशिएट करके रखना, अलग निकालना। आइसोलेशन का मतलब अलग निकालना, ठीक है, वो इनएक्टिव, ठीक है, ठीक है। आइसोलेशन क्या करना मतलब सेपरेट करना, पर कैसे ग्रुप में, एक स्मॉलर ग्रुप्स में। कैसे ग्रुप में, स्मॉलर ग्रुप्स में। देखो यहाँ पे किस लिए, प्रिवेंट द इंटरब्रीडिंग बिटवीन टू पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज है, सेम स्पीसीज का पॉपुलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल पूरा ये जगह यहाँ पे अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वाले और सेम स्पीसीज के लिए, और उनमें से सेपरेट करना स्मॉलर यूनिट्स में, और किसको प्रिवेंट करना, इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग मींस मैटिंग वगैरह, क्लियर हो रहा है। अब ये इंटरब्रीडिंग को प्रिवेंट करते तो सिंपल क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा अर्पिता, प्रिवेंट जीन फ्लो, क्या प्रिवेंट करेगा, जीन फ्लो। ओके गुड, जीन फ्लो को प्रिवेंट करेगा, मतलब एक से दूसरे पे जीन का फ्लो नहीं होगा, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसी में रहेगा, ठीक है। जीन फ्लो क्या है, एक ऑर्गेनिज्म से नया जीन ऑर्गेनिज्म अगर फ्लो हो रहा है तो जेनेटिक वेरिएशंस आ रहे हैं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, जीन फ्लो रुक जाएगा। सेकंड पॉपुलेशन स्टॉप एक्सचेंजिंग जीन, पॉपुलेशन जीन एक्सचेंज करना स्टॉप कर देगा, और बस अगर जीन ही एक्सचेंज नहीं होगा तो न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी क्या, क्लियर हो रहा है क्या, और जेनेटिक डिफरेंसेस होंगे क्या, क्लियर हो रहा है क्या। चलो आगे, सॉरी जेनेटिक डिफरेंसेस एक्यूमुलेट होंगे, पूछो तो क्यों, वन पर्सन टू अनदर पर्सन अगर जीन फ्लो हो रहा है, जीन फ्लो हुआ तो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन उसमें गए तो सिमिलैरिटीज नहीं बढ़ेगी, तो अगर जीन फ्लो नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस, ये डिफरेंट दोनों डिफरेंट ही दिख रहे हैं, क्लियर हो रहा है। तो जेनेटिक डिफरेंसेस क्या रहेंगे, एक्यूमुलेट होंगे, पर जीन फ्लो रुकेगा, रेस्ट्रिक्ट होगा, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा अगर हम इंटरब्रीडिंग करते हैं तो, ठीक है, इंटरब्रीडिंग रोकते हैं। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ आइसोलेशन क्या दिया है, जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव। जियोग्राफिकल मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल फिजिकल एनवायरनमेंट में वाटर, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाटर में रहते हैं, कुछ है कि लैंड पे रहते हैं, कुछ एयर पे सरवाइव करते हैं, कोई माउंटेन पे रहता है, क्लियर है ना, कोई मरीन वाटर में रहता है, कोई फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है, कोई स्लैंजिंग गंदे पानी में रहता है, समझ रहे हैं ना। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल हैबिटेट डिफरेंट है, जिसके कारण ये चेंजेस आते हैं। एग्जांपल क्या है देखो, ठीक है, तो वो जो चेंजेस आएंगे, अब मुझे बताओ वाटर वाले एनिमल्स बाहर निकल के मीटिंग करेंगे क्या, इंटरब्रीडिंग होंगी क्या, नहीं होंगी ना, तो प्रिवेंट हो गया ड्यू टू द जियोग्राफिकल कंडीशंस। प्लांट वाला प्लांट, मतलब लैंड वाला लैंड, वाटर वाला वाटर, तो इंटरब्रीड करेंगे नहीं, तो ये पहला चेंज, ठीक है, जियोग्राफिकल इंटरब्रीडिंग रोक, अरे सिंपल है ना, टाइप्स ऑफ पहला फिजिकल हो गया, सेकंड इंटरब्रीडिंग किससे रुकेगी, पहला तो जियोग्राफिकल कंडीशन से, अगर जियोग्राफिकल कंडीशन के कारण, सेकंड आता है रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्शन, मीटिंग रोक दी है, रिप्रोडक्शन ही नहीं होगी, इंटरब्रीडिंग में रुकेगी, तो सिंपल। सेकंड क्या आती है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव में भी दो कंडीशन है हमारे पास, के अक्यर ड्यू टू द चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ जेनाइटल ऑर्गन। क्यों होता, क्यों रुकती होगी, पहले तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनाइटल ऑर्गन सेम है क्या, जेनेटिक डिफरेंसेस है ऑब्वियसली, जीन पूल डिफरेंट है, ह्यूमन का डॉग का जीन पूल डिफरेंट है, क्लियर हो रहा है। मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिस प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, ह्यूमन की पॉपुलेशन और अगर मैं बात करूं डॉग की पॉपुलेशन, दोनों का जेनेटिक मटेरियल ही डिफरेंट है, उनके एलील अलग है, हमारे एलील अलग है, जीन पूल वही होता है ना, ओवरऑल एलील प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन, तो ओवरऑल एलील जो ह्यूमन में प्रेजेंट होगा डॉग में प्रेजेंट होगा, बोथ आर डिफरेंट, क्लियर है। तो रिप्रोडक्टिव इसकी वजह से होगा, सबसे पहले तो जेनेटिक वेरिएशंस, सेकंड जीन पूल डिफरेंट है, उसके अलावा जेनेटिक ऑर्गन सेम नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी दो कंडीशन में बांटा गया, पहला तो बांटा गया
प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक, मतलब जाइगोट के पहले वाला और प्री मेटिंग, मेटिंग ही नहीं हो रही, ठीक है। तो ये पहला। सेकेंड क्या है? पोस्ट मेटिंग एंड पोस्ट जाइगोटिक, जाइगोट के बाद में और अगर मेटिंग हो रही है तो उसके बाद में क्या होगा। क्लियर है? पहली कंडीशन आती है प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक प्रिवेंट द फर्टिलाइजेशन एंड जाइगोट फॉर्मेशन, या तो फर्टिलाइजेशन को रोको या तो जाइगोट के फॉर्मेशन को, दो ही ऑप्शन। फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा, तो फर्टिलाइजेशन रोक दो जाइगोट बनेगा ही नहीं। तो पहला प्री मेटिंग और प्री जाइगोटिक में वो आएगा। तो क्या है? पहला है हैबिटेट आइसोलेशन, जिसको हम बोलते हैं इकोलॉजिकल आइसोलेशन। क्या है रे बाबा? हैबिटेट, हैबिटेट मींस रहन सहन, रहन सहन, और स्पीसीज लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग उनकी कंडीशन से रहेंगे। दो फ्रॉग की बात करते हैं, एक फ्रॉग जो पानी में रहता है और एक फ्रॉग जो लैंड पे रहता है। मेट कर पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं, हैबिटेट ही डिफरेंट है। क्लियर हो रहा है? तो टू फ्रॉग्स लैंड और वाटर वाले मेटिंग कर पाएंगे नहीं, तो वो कौन सा हो जाएगा? इकोलॉजिकल, सॉरी इकोलॉजिकल। क्लियर हो रहा है? सेकेंड सीजनल और टेम्पोरल आइसोलेशन। अब मुझे बताओ कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं सेम स्पीसीज, फॉर एग्जांपल जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, कोई डे में करता है, कोई नाइट में करता है, और कोई इनकी मेटिंग सीजन पे डिपेंड करती है, पता है ना। तो सेम सीजनल आइसोलेशन क्या होगा? स्पीसीज ब्रीड एट डिफरेंट साइज और डिफरेंट टाइम। क्लियर है? फॉर एग्जांपल टू फ्लावर स्पीसीज ब्लॉसम इन डिफरेंट सीजन। ठीक है, दो स्पीसीज है, दो अलग अलग ब्रीड है, उनका फ्लावरिंग और ब्लॉसम का टाइम, दो अलग अलग फ्लावर की स्पीसीज है, उनका फ्लावरिंग का टाइम, ब्लॉसम का टाइम अलग है। कोई समर में कोट रहा, कोई विंटर में। ठीक है, ये भी एक हो सकता है सीजनल आइसोलेशन। ठीक है, मतलब साइज नहीं है, टाइम चाहिए। ठीक है, क्या है तो चलो इथोलॉजिकल आइसोलेशन। इथोलॉजिकल मतलब बिहेवियरल। ठीक है, डिफरेंट मेटिंग बिहेवियर, सब अलग अलग मेटिंग बिहेवियर है। कुछ बर्ड्स को अगर देखें, आवाज अलग अलग रहती है, कोई स्मेल से, कोई साइज से। इंसेक्ट मोस्टली ज्यादातर देखा जाता है तो स्मेल से अट्रैक्ट होकर मेटिंग करते हैं, बट साउंड से। सबका मेटिंग का जैसे जो है रीजन अलग है, तो मेन चीज क्या आती है? बिहेवियर। बिहेवियर अलग है उनका। बिहेवियर कैसा अलग अलग हो सकता है? कॉल मतलब मेटिंग के लिए या इंटरब्रीड के लिए जब बुला रहे हैं तो सिंपल क्या कर रहे हैं, अलग अलग उनका कॉलिंग टाइम है। जैसे कि बर्ड, सब बर्ड का साउंड अलग होता है, तो एक ये रीजन हो सकता है उनका बिहेवियर, कि बिहेवियर के कारण इनके बीच में क्या नहीं हो रही है, मीटिंग नहीं हो रही है। फोर्थ मैकेनिकल आइसोलेशन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डू नॉट मैच और फिट। मैकेनिकल ऑर्गन ही नहीं है मीटिंग के लिए, समझ रहे हैं? फर्टिलाइजेशन होने की तो बाद में ही बात है, ऑर्गन ही मीटिंग के लिए ऑर्गन ही डेवलप नहीं है। एग्जाम्पल इंसेक्ट, इंसेक्ट के पास में अलग अलग मीटिंग ऑर्गन्स है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए मीटिंग के लिए। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पोस्ट मीटिंग और पोस्ट जाइगोटिक। क्या होता है? जाइगोट फॉर्म बट ऑफस्प्रिंग फेल। जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो रहा है पर ऑफस्प्रिंग डेवलप ही नहीं हो रहा, मर जा रहा, डेवलपमेंट ही रुक जा रहा, कोई ना कोई रीजन से। क्लियर हो रहा है? क्या है? गैमिट मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब डेथ है ना, तो गैमिट अलग, देखो हर गैमिट का लाइफ स्पैन अलग होता है। ह्यूमन ओवम अगर हम बात करें 24 आवर्स का लाइफ स्पैन होता है। 24 आवर्स में अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो डेवलप हो जाएगा, नहीं हुआ तो डेड हो जाएगा वो ओवम। क्लियर हो रहा है? तो से डिफरेंट लाइफ स्पैन होती है किसकी? गैमेट्स की। क्लियर हो रहा है? इसके लिए एग्जांपल आता है स्टिग्मा इनकम्पैटिबिलिटी। व्हाट इज मीन बाय स्टिग्मा इनकम्पैटिबिलिटी? देखो पोलन ग्रेन आ गया, किसी अदर का पोलन ग्रेन आ गया, पर स्टिग्मा कंपैटिबल नहीं है। स्टिग्मा भी ठीक है, तो वो पोलन ग्रेन्स पड़े रहेगा, स्टिग्मा ही डेवलप नहीं हुआ है अभी तक, समझ लो। स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं है, तो पोलन ग्रेन आके भी रुक गया तो पॉसिबल है क्या पोलन ट्यूब डेवलप होना, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल होना? नहीं ना, तो स्टिग्मा इनकम्पैटिबिलिटी। उसके अलावा
क्या बोलते मरीन में बात करें, सी अर्चिन ने एग ले किया, एग ले थे, स्पर्म रिलीज किया पर फर्टिलाइज नहीं हुआ, होगा क्या? नहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट जाइगोट मॉर्टेलिटी, जाइगोट मर जाएगा, क्या हो जाएगा? जाइगोट डेवलप हुआ पर डेथ होगी। एग्जांपल शीप एंड गॉट, शीप और गॉट की मीटिंग की है पर क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेम स्पीसीज से बिलोंग करने वाली चीजें शीप एंड गॉट, ठीक है, तो क्या किया, उनका क्रॉस तो किया बट उनका जो जाइगोट है वो जिंदा नहीं, सर्वाइव भी नहीं कर पाया, जो हाइब्रिड है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाया। क्लियर है? थर्ड, हाइब्रिड स्टेरिलिटी, सबसे अच्छे एग्जांपल हाइब्रिड स्टेरिलिटी का म्यूल, डोंकी एंड हॉर्स, सर्वाइव किया पर स्टेराइल, फिर से रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, रिप्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो पॉपुलेशन कहाँ से बढ़ेगा? क्लियर हो रहा है? क्लियर हुआ क्या? आइसोलेशन क्या करते हैं? आइसोलेशन में प्रिवेंट करते हैं किसको? इंटरब्रीडिंग को, मेटिंग को प्रिवेंट करते हैं, जिसके कारण पॉपुलेशन इंक्रीज ही नहीं होगा और चेंजेस ही नहीं आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की चेंजेस ही नहीं आएंगे, तो सिंपल बात क्या हो जाएगी? तो चेंज वेरिएशन से क्या है? कहां से इवोल्यूशन? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट टॉपिक आते हैं मैकेनिज्म। इसके पहले देखा था क्या क्या देखा था? इवोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल क्या क्या देखा था उसमें? 3 टाइप्स में फैक्टर्स में डिवाइड किया था इवोल्यूशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, लाइक म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन हमने देखा था क्या होता है म्यूटेशन में? सडन चेंजेस बट परमानेंट चेंजेस अक्यर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। उनकी कोई भी जीन में या फिर किसी में क्या होगा? एक परमानेंट चेंज होगा और सडन चेंज होगा जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। क्लियर है? सेकंड हमने देखा था जीन रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर, जीन का रिकॉम्बिनेंट हो जाना, ठीक है ना? क्रॉसिंग ओवर इज द बेस्ट एग्जांपल। हमने एक्सप्लेनेशन दिया था किसने? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। किसने किया था? टीएच मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट क्रॉसिंग ओवर का, ठीक है? वो रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू रिकॉम्बिनेशन के कारण में लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो माइन्यूट चेंजेस आते हैं और नए टाइप ऑफ न्यू स्पीसीज का जनरेशन होता है। थर्ड, जीन फ्लो। जीन फ्लो फ्रॉम वन टू ट्रांसफर, फ्लो होना ना जीन्स का, उससे भी क्या होगा? स्पीसीज का इवोल्यूशन होगा, चेंजेस अक्यर होंगे। नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या हुआ था? ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर पूरी की पूरी स्पीसीज का जीन का लॉस हो जाना। फॉर एग्जांपल किसका था? मैमोथ का और डायनासोर्स। या फिर गलती से फ्लड वगैरह की कंडीशन आ जाए, ड्यूरिंग द फ्लड वगैरह भी क्या हो जाते हैं? कोई ना कोई स्पीसीज वहां से क्या हो जाती है? पूरी तरीके से जीन का लॉस हो जाता है ना। इवन प्लांट हो सकता है या एक्वेटिक लाइफ हो सकती है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन। देखो मैकेनिज्म में हमने नेचुरल सिलेक्शन में हमने सीधा बोला था, चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था? नेचर सिलेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, किस लिए? कि कौन सरवाइव करेगा और जो अपने बॉडी के अंदर में जो अपने अंदर में चेंजेस अक्यर करेगा, एनवायरनमेंट को अडेप्ट करेगा। नेक्स्ट क्या आएगा? नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है? अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने अडेप्ट किया तो सरवाइव करेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल सिंपल, नेचर सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म ऑलवेज, कि कौन सरवाइव करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने इंडस्ट्रियल मैलिज्म देखा था इन मॉथ, ब्लैक मॉथ एंड ग्रे मॉथ, दोनों में, ठीक है? ग्रे मॉथ की पॉपुलेशन ड्यूरिंग व्हेन पॉपुलेशन जब राइजेस नहीं था, जब पॉल्यूशन नहीं था, उस कंडीशन में लीचेन के कारण में ग्रे मॉथ खुद को पूरी तरीके से हाइड कर रहे थे। बट व्हेन आफ्टर दैट जैसे ही पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, जिसके कारण में ग्रे मॉथ, लीचेन सिंपल हमें पता है लीचेन सरवाइव नहीं कर सकता पॉल्यूशन में, तो लीचेन का क्वांटिटी क्या हो जाएगा? सीधी सी कम हो जाएगा। तो देन आफ्टर दैट जो ग्रे मॉथ थे, अगर कॉर्क ऑफ
अगर हम बात करें बार्क ऑफ ट्री पे इजीली विजिबल थे, तो प्रीडेटर्स को इजीली खा लेते थे, जिसके कारण भी उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे कम हुआ। और इंक्रीज किसका हुआ? ब्लैक मॉथ का, क्योंकि कॉर्क मोस्ट ऑफ द ब्राउनिश एंड ब्लैकिश कलर का होता है पॉल्यूशन के कारण में और ज्यादा। ठीक है, तो वो नेचुरल सिलेक्शन में देखे थे हमने। ठीक है, बट अभी हमें देखना है टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कैसे। हमें 3 टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखना है। फर्स्ट स्टेबलाइजिंग, स्टेबलाइजिंग मींस बैलेंसिंग सिलेक्शन। सेकंड डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब वन डायरेक्शन, एक सीधा डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, थर्ड इधर ही है डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन, डिस्क्रप्ट हो जाना, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग। व्हाट इज मीन बाय स्टेबलाइजिंग? स्टेबल कर, सिंपल। हाँ, तो सिंपल क्या हो जाएगा? नेचर चूज द ऑर्गेनिज्म विद एवरेज ट्रेट एंड रिमूव द बोथ एक्सट्रीम ट्रेट। देखो, किसी किसी में एक चीज ये हो सकती है कि कोई ट्रेट बहुत बड़ा हो, कोई ट्रेट बहुत स्मॉल हो, और एक होता है मिडल। 3 टाइप ऑफ ट्रेट हो सकते हैं। किसी, हम सिंपल एक हाइट की बात कर रहे थे, किसी की ऑन एवरेज हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की ऑन एवरेज हाइट बहुत कम होती है, और कोई एवरेज में होता है। क्लियर है? तो ट्रेट हम वही बोलेंगे कि एक एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम लार्ज, और एक एक्सट्रीम लो, और एक मिडल पे लाई करेगा। जब स्टेबलाइजिंग होता है तो सिंपल क्या होता है, जो एवरेज ट्रेट होते हैं वो क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। उसका सबसे बेटर एग्जांपल ह्यूमंस का बॉडी वेट। बेबीज का एग्जांपल लेते हैं, व्हेन डिलीवर्ड फॉर एग्जांपल, जो एक्सट्रीम वेटेड होते हैं, बहुत ज्यादा वेट जिनका होता है बेबी का, वो डिलीवरी के टाइम में पॉसिबिलिटी डिलीवर करने की बहुत ज्यादा कम होती है, चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब हैवी होता है बेबी, तो डिलीवर करने में प्रॉब्लम होगा, तो वो सर्वाइव करने के चांसेस कैसे हो जाएंगे? कम। तो 5 kg, 4.5 kg, जो बड़े बड़े बेबी का जो साइज जो बढ़ जाता है, उनकी बात करें। सेकेंड, बहुत लो वेटेड, बहुत बच्चों का वेट बहुत कम है, तो उस कंडीशन में बच्चे वीक होंगे, तो भी सर्वाइव करेंगे क्या? नहीं। बट सर्वाइव कौन से करेंगे? जो नॉर्मल वेट के 2.5 kg, 3 kg, ठीक है, जो ये बर्थ वेट में लाई करेगा वो सर्वाइव करेगा। पर एक्सट्रीम वेट और एक्सट्रीम लो वेट, ये क्या करेंगे? सर्वाइव करने के चांसेस। तो एवरेज सर्वाइव कर रहा है, तो कैसे पॉपुलेशन कैसा हो जाएगा? स्टेबलाइज्ड हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं? टू स्मॉल और टू लार्ज डू नॉट सर्वाइव। ज्यादा बड़े और ज्यादा स्मॉल क्या करेंगे? सर्वाइव नहीं करेंगे। कहाँ क्या सर्वाइव करेंगे? एवरेज सर्वाइव करेंगे। क्लियर है? देखो ग्राफ दिया है, इस दिख रहा है डॉटेड, दिस इज अ नॉर्मल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन है। ठीक है, अगर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होता है तो सिंपल नंबर ऑफ इंडिविजुअल पीक पे क्या ये रहेगा उसका एक्सट्रीम बोथ द ट्रेट अगर डाउन ऑफ कर रहे हैं, और ओरिजिनल जो पॉपुलेशन आफ्टर सिलेक्शन क्या रहेगी? सबसे ज्यादा एवरेज पे किसकी रहेगी? एवरेज सर्वाइवल की। ठीक है, और एक्सट्रीम और जो अगेन जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? लोअर डाउन, डिक्रीजेस हो जाएंगे। देखो ओरिजिनल पॉपुलेशन ये होना था, पर पॉपुलेशन एवरेज की कहाँ लाएगी? एक्सट्रीम पे। ठीक है, ज्यादा हुई बेल शेप का, हमें क्या मिला? ग्राफ मिला। क्लियर है? क्या हो गया इसमें? पर इसकी अगर हम बात करें स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन की, तो यहाँ पे जो वेरिएशन क्या हो गए? डिक्रीजेस, पॉपुलेशन बिकम मोर। वेरिएशंस नहीं रहेंगे, वेरिएशन नहीं रहेंगे, बट पॉपुलेशन जो रहेगी वो स्टेबल रहेगी। क्लियर है? सेकेंड, डायरेक्शनल सिलेक्शन, ग्राफ उधर दिए। ठीक है, डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या है? नेचर सिलेक्ट वन एक्सट्रीम ट्रेट, किसी भी एक ट्रेट को सिलेक्ट करना है। दोनों ट्रेट है, एक्सट्रीम लार्ज, एक्सट्रीम लो। ठीक है, उनमें से कोई भी आइदर वेरी लार्ज और आइदर और वेरी स्मॉल, या तो बहुत लार्ज वाले को सिलेक्ट कर रहा है या तो स्मॉल वाले को सिलेक्ट कर रहा है। पॉपुलेशन शिफ्ट, अब देखो लार्ज को अगर सिलेक्ट करेगा तो एक डायरेक्शन में लार्ज वाले की पॉपुलेशन बढ़ा देगा, अगर स्मॉल वाले को सिलेक्ट करेगा तो स्मॉल वाले की पॉपुलेशन बढ़ाएगा। सिंपल, कोई भी एक डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, या तो लार्ज, समझो फॉर एग्जांपल ग्रे, इसमें मॉथ का एग्जांपल है, ग्रे मॉथ, अगर पॉपुलेशन नहीं है तो ग्रे मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन नहीं है तो ग्रे मॉथ की बढ़ेगी। पर अगर पॉल्यूशन आया, पॉल्यूशन के बाद आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज किस में हुआ? ब्लैक मॉथ, तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ा ना, तो ये क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम वन ट्रेट को ही बढ़ा रहा है,
क्लियर है? और सेकेंड ट्रेट को क्या कर दे रहा है, पॉपुलेशन को डिक्रीज कर दे रहा है, ठीक है? तो पॉपुलेशन शिफ्ट इन वन डायरेक्शन एंड न्यू ट्रेड बिकम कॉमन, जो नया ट्रेड रहेगा वो कॉमन हो जाएगा। ब्लैक वाला कॉमन हो गया ना, और ग्रे वाला रेयर हो गया, क्लियर है? देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल, ये ओरिजिनल पॉपुलेशन, सेकंड की पॉपुलेशन बढ़ गई, क्लियर हो रहा है? वन ट्रेड की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, ठीक है? थर्ड, डिस्क्रिप्टिव सिलेक्शन, नेचर सिलेक्ट बोथ एक्सट्रीम और एवरेज टाइप, रिमूव वेरी स्मॉल और वेरी बिग, सर्वाइव पॉपुलेशन ऑफ बर्ड। क्या बोल रहे हैं? हमने दो ट्रेड देखा, बिग और स्मॉल, उसके बीच वाला एवरेज। एवरेज सर्वाइव ही नहीं कर रहा, कौन बढ़ रहा है? बिग वाला और स्मॉल वाला, दोनों ट्रेड बढ़ रहे हैं, पर एवरेज सर्वाइव ही नहीं कर रहा। पहली कंडीशन जब स्टेबलाइज हुई थी, एवरेज सर्वाइव कर रहा था। मिडल में कोई भी एक ट्रेड एक डायरेक्शन में, या तो बिग वाले जो ट्रेड है वो इंक्रीज होंगे या स्मॉल वाले ट्रेड। थर्ड में क्या है, दोनों एक्सट्रीम वाले ट्रेड इंक्रीज हो रहे हैं पर एवरेज सर्वाइव नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल सीड जो खाती थी, क्या नाम है, बर्ड्स का, एक थी जिनके पास में लॉन्ग बिग थी, एक थी जिनके पास में बहुत स्मॉल बिग थी, और एक थे एवरेज थे, ठीक है, ना बड़ी ना बहुत छोटी, ठीक है? तो उनमें से जो बिग वाली जिनकी बिग थी बर्ड्स की, वो बिगनर सीड्स खा के सर्वाइव कर लिया, जो स्मॉल वाली थी वो स्मॉल सीड्स खा के सर्वाइव कर लिया। बचा कौन? मिडल वाला, वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रही, ईट ही नहीं कर पा रही क्या, सीड्स को, तो उसकी पॉपुलेशन कम बढ़ेगी, किसकी? बिग वाले की और स्मॉल बिग वाले की। तो मतलब जो एवरेज ट्रेट है वहां से खत्म हो गया, क्लियर है? तो ऐसे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्टिव। पर इसमें हमें टू टाइप्स ऑफ ग्राफ में डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा, देखो दिख रहा है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ओरिजिनल पॉपुलेशन, या तो एक्सट्रीम वाले जो एक्सट्रीम हाई थी उनकी बड़ी, मतलब जिनकी बिग थी उनकी बड़ी, और जिनकी स्मॉल बिग थी उनकी बड़ी। पर नॉर्मली ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या होना था, ये होना था ना, और इंक्रीज दोनों ट्रेड हो गए, एवरेज ट्रेड इंक्रीज नहीं हुआ, क्लियर है? तो अगेंस्ट नेचुरल सिलेक्शन तीन टाइप में वर्क करता है, एक तो स्टेबलाइजिंग, सेकंड डायरेक्शनल, मतलब एक डायरेक्शन में किसी भी ट्रेड को इंक्रीज कर दो, थर्ड डिस्क्रिप्टिव, दोनों ट्रेड को इंक्रीज करो, एवरेज सर्वाइव नहीं करेगा। पहले में एवरेज सर्वाइव करेगा, दोनों ट्रेड सर्वाइव नहीं करेंगे, क्लियर है? डन। इसको ही प्रूफ। नेक्स्ट आइसोलेशन, क्या था आइसोलेशन? इंटरप्रेटिंग रोकना, अदर देन, उसके लिए दोनों आइसोलेशन हो सकते थे। इंटरप्रेटिंग नहीं होगी तो सिंपल क्या होगा, न्यू स्पीसीज का जनरेशन नहीं होगा, इवोल्यूशन, समझ रहे हो? ठीक है, तो इंटरप्रेटिंग रोकने के लिए हमारे पास में दो एग्जांपल दिया था, दो टाइप्स लिए थे हमने, पहला फिजिकल और सेकंड रिप्रोडक्टिव, ठीक है? फिजिकल में जियोग्राफिकल कंडीशंस थी, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रिवर में रह रहा है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म माउंटेन, मतलब फिजिकल बैरियर्स थे। और रिप्रोडक्टिव में प्रीजाइगोटिक एंड पोस्टजाइगोटिक बोथ द सिचुएशंस थे। प्रीजाइगोटिक में या तो क्या सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, जाइगोटिक फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, मेटिंग नहीं हो रही थी, बहुत से बैरियर्स थे, अरे बाबा ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं था, क्लियर हो रहा है? बहुत सारे कंडीशंस थे, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। सेकेंड कंडीशन थी, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा था पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा था वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, फॉर एग्जाम्पल, या फिर स्टेराइल था, म्यूल का एग्जाम्पल था, डोंकी एंड हॉर्स का फ्यूजन, क्लियर है? डोंकी एंड हॉर्स का फ्यूजन कैसा होता है? म्यूल स्टेराइल होता है, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी होती है क्या? नहीं, वहां पे उसकी स्टेरिलिटी डन, म्यूल खुद से फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। उसके अलावा गैमेट का मैच्योरिंग, मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और गैमेट सर्वाइव नहीं कर। गोट और शिप का लिया था, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ था और जाइगोट डेवलप ही नहीं हो पा रहा था, क्लियर है? तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स है किसके, इंटरब्रीडिंग को रोकने के, आइसोलेशन से सेपरेट कर देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की मेटिंग्स को, ठीक है? इंटरब्रीडिंग को सेपरेट कर देता है। लास्ट स्पेशिएशन क्या है? प्रोसेस बाय विच द न्यू स्पीसीज इज फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीसीज, पता है ना? मेटिंग होगा, अदर देन तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो, जीन फ्लो होगा तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा,
जीन पूल चेंज होगा। क्लियर हो रहा है? तो स्पेशिएशन मींस प्रोसेस जिससे न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो रहा है, पर किससे? प्री एग्जिस्टिंग वन। फॉर एग्जांपल हमने बोला है कि हमने मींस फॉर एग्जांपल कि जो लाइफ का सर्वाइवल है वो कहां से आया? ओशन, फर्स्ट सेल इवॉल्व, फिर उसने प्लांट्स लैंड मतलब प्लांट को फॉर्मेशन किया, पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, सबसे पहले साइनोबैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज, वायरसेस का डेवलपमेंट हुआ, देन आफ्टर दैट छोटे छोटे मॉसेस एंड फर्न का फॉर्मेशन हुआ, लैंड प्लांट्स का, फिर वो इवॉल्व होते 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 वो सेल का इवोल्यूशन इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हुआ। क्लियर हो रहा है? तो वही चीजें स्पेशिएशन का, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ ना, डायनासोर्स आए, ठीक है, अलग अलग ईरा का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे इसमें इसका डेवलपमेंट, इसका ये रेप्टाइल्स का फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है? तो ये स्पेशिएशन का पार्ट हो जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन करता है वो क्या है? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज। इसको प्रूव कौन करता है? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। देखो प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, क्या बोल रहा है? जीन फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन जो फ्रीक्वेंसीज होती है जनरेशन टू जनरेशन कैसे रहती है? कांस्टेंट रहती है, अनलेस इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट ऑन, जब तक उनके ऊपर में कोई इवोल्यूशनरी फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक जनरेशन टू जनरेशन जीन फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है? सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, और उसी को बोला जाता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल अगर जीन फ्लो नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, जीन रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो जनरेशन टू जनरेशन स्पीसीज का जो एलील है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना। क्लियर हो रहा है ना? अगर म्यूटेशन हुआ तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ तो न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होगा, बट अगर ये हो ही नहीं रहे तो पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। क्लियर हो रहा है? तो देखो इन्होंने एक इक्वेशन दी थी, क्या बोला? जीन पूल स्टे कांस्टेंट, नो इवोल्यूशन ऑफ। अगर जीन पूल्स कांस्टेंट है, सीधी सी बात है, ना म्यूटेशन हुआ, ना जेनेटिक ड्रिफ्ट हुई, ना जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ, ना नेचुरल सिलेक्शन हुआ, तो अगर ये सब चीजें हुई नहीं तो जीन पूल में चेंज आएगा क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पूरा का पूरा जो जीन पूल है वो वैसा का वैसा रहेगा। अगर जीन पूल में चेंज नहीं आ रहा है तो वेरिएशंस आएंगे नहीं, तो इवोल्यूशन होगा नहीं। क्लियर है? चलो सॉरी, इन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसमें बोला P + Q = 1। दो एलील है, पहली एलील क्या बोला? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। ठीक है, P को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? डोमिनेंट, और Q को रेसेसिव। सॉरी, तो इन्होंने क्या बोला? दो एलील जरूर है, पर कंट्रीब्यूट क्या करेगी इक्वेशन? दिस P + Q = 1। क्लियर? मैंने फिर बाइनोमियल उसका एक्सप्रेशन दिया, p² + 2pq + q² = 1। हमें पता है ना ये वाली इक्वेशन, p + q का होल स्क्वायर है ना, तो वो भी 1 ही होगा बोलता। तो उन्होंने एक एग्जांपल से लिया, दो जीन लिया, दो एलील लिया, एक लिया कैपिटल A जिसको हम डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं P, ठीक है, एक लिया उन्होंने रेसेसिव स्मॉल a जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं Q से। क्लियर है? हाइब्रिड अगर फॉर्म होगा तो हमें इतना तो पता ही है ना। इसको मैं यहाँ पे भी लिख लूं, हमने इसका बनाया ना बाबा 1/8 समझ लो, तो क्या हो जाएगा? AA और ये AA। तो इससे क्या समझ में आ रहा है? A पॉपुलेशन जो रेसेसिव डोमिनेंट है वो एक है, जो रेसेसिव है वो रेसेसिव और प्लस डोमिनेंट जो होमोजाइगस हाइब्रिड है वो 2 है, और ये एक है। तो इक्वेशन रिप्रेजेंबल करेगा किसका? इसको। क्लियर हो रहा है क्या? जीनोटाइपिक रेशियो पूरा इसका, ठीक है, ये जीनोटाइप है, ठीक है, जीनोटाइप तो सेम ही रहना है वैसे भी। क्लियर हो रहा है? तो ये जीनोटाइपिक रेशियो का इक्वेशन किसने दिया? हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के नाम से, मतलब
अगर जीन में चेंज, अगर नो जीन फ्लो हो रहा है, नो माइग्रेशन हो रहा है, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, नो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, नो म्यूटेशन हो रहा है, तो जीन पूल स्टे कांस्टेंट, नो चेंजेस अकर इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके कारण में इवोल्यूशन नहीं होगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे तो इवोल्यूशन का फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं रहेगा। तो मेन इससे क्या बोल सकते हैं हम, अगर न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करना है, वेरिएशन लाना है, तो ये चीजें होना इंपॉर्टेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में म्यूटेशन हुआ होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा, या फिर जीन फ्लो या नेचुरल सिलेक्शन, आइसोलेशन जो हुआ होगा, जिसके कारण में वेरिएशंस, ठीक है, और वही इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है क्या? अब नेक्स्ट टॉपिक है अडैप्टिव रेडिएशन। देखो डार्विन्स ने क्या बोला, एक चीज है, नेचर जिस तरीके से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अडैप्टेशन लेता है उस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, उनका बोलना वही था। तो सिंपल क्या, द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन व्हिच रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओरिजिनल स्पीशीज इनटू डिफरेंट वैराइटीज कॉल्ड अडैप्टिव, मतलब एक सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड सिंगल लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या हुआ, चेंजेस है, और चेंजेस वो अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है मल्टीपल टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्मेशन के, मतलब अपने एक सिंगल एंसेस्टर है, उससे मेनी लिविंग न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्पीसीज का जनरेशन हुआ। क्लियर हो रहा है? सिंगल एंसेस्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट न्यू स्पीसीज, ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने डार्विन फिशेस, वो गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे उन्हें क्या देखा भाई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक वाले स्ट्रक्चर बर्ड्स दिखे उनको। तो एक चीज क्या थी, उनको उन्हीं को क्या बोला जाता है, डार्विन फिशेस, सिंपल। अब उनमें से कुछ कौन थे, सीड ईटर्स हो गए, उनमें से कोई इंसेक्ट ईटर्स हो गए, कुछ कैक्टस फीडर्स हो गए, या फिर कुछ वुडपेकर फिंच हो गए, ठीक है। तो अब सिंपली क्या हुआ, एक कोई ना कोई तो बर्ड होगा, एंसेस्टर होगा, जिससे ये सबके सब इवॉल्व हुए अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट्स, उनकी चोंच में फर्क पड़ा, क्लियर है, उनके बीक में फर्क पड़ा होगा, क्लियर है, उनकी हैबिटेट, उनके अडेप्टेशन में फर्क पड़ा होगा, क्लियर हो रहा है। तो अलग अलग ऑन बेसिस ऑफ डार्विन्स ने वो कैलकुलेट किया। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन मैर्सुपियल्स की बात करें तो सिंपल, ये कॉमन एंसेस्टर, उससे इस एक एंसेस्टर से अलग अलग जनरेशन हुआ, किसका, कंगारू का, कोयला का, टैस्मेनियन वोल्फ का, मैर्सुपियल मोल का और बैंडिकूट्स का। तो सिंपल ये अलग अलग, मतलब एक एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर, और इससे अलग अलग अकॉर्डिंग टू देयर लाइफस्टाइल, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट, वो किस एनवायरनमेंट को अडैप्ट करा, उसके बेस पे उनका अलग अलग न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू लाइफस्टाइल के साथ में और न्यू हैबिटेट और एडेप्टेशन के साथ में ये क्या हुए, फॉर्म हुए। क्लियर हो रहा है? कुछ होगा कोई अच्छे कोल्ड टेम्परेचर में लाई कर रहा है, कोई हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है, ठीक है। तो सिर्फ अडैप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या है कि एक सिंगल एंसेस्टर अदर देन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल न्यू इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक सिंगल एंसेस्टर से हुआ होगा। क्लियर है? पक्का?